सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भाषा और व्याकरण के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे वर्णों के भेद, मात्राएं और वर्ण विच्छेद। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां यानी कि साउंड्स निकलती हैं, जिन्हें लिखने के निश्चित चिन्ह होते हैं। जैसे मोर को देखकर तान्या बोली। अब मोर शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? आप कह सकते हैं कि मोर शब्द में 2 ध्वनियां हैं, मो और र। लेकिन बच्चों, हम मो और र ध्वनियों के और टुकड़े कर सकते हैं, जैसे म जमा ओ, मो, र जमा अ, र। इस प्रकार मोर शब्द में 4 ध्वनियां हैं। अब हम इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं, यानी कि जो भी हम बोलते हैं तो हमारे बोलने पे कुछ ध्वनियां हमारे मुख से निकलती हैं। तो जो ध्वनियां हमारे मुख से निकल रही है, उसको अगर हम टुकड़े कर दें तो जो सबसे छोटे टुकड़े होंगे, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई होगी ध्वनि की, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे पहले मोर एक शब्द बोला गया। अब मोर को अगर हम आधा कर दें तो मोर, ये ध्वनि निकल रही है। लेकिन हम इसको भी अगर आधा कर दें, यानी कि म जमा ओ, मो, र जमा अ, र, तो इनको मिला के बना मोर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोर में कितनी ध्वनियां हैं? मोर में कुल 4 ध्वनियां हैं। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके और खंड नहीं हो सकते। तो ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कही जाती है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। यानी कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें हम और अलग नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं? वही वर्ण कहलाते हैं। अब कुछ अन्य उदाहरण देखिए। अब यहाँ पे हमें कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। जैसे हमें पहला है हिरन। कैसे लिखा जाएगा? ह जमा ई जमा र जमा अ जमा न जमा अ। क्या बन गया? हिरन। ऐसे ही अगला है ग जमा उ जमा ल जमा आ जमा ब जमा अ, गुलाब। ऐसे ही अगला है क जमा ओ जमा आ, कौवा। न जमा आ नम जमा व जमा अ, नाव। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से हर शब्द में ध्वनियों का उपयोग किया गया है। तो ये ध्वनियां जो है यही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि जब हम इन वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, तो यही क्रमबद्ध तरीका क्या होता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के भेद। हिंदी भाषा में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर के बारे में जानते हैं। हिंदी भाषा में कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि वह वर्ण जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही, उन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 11 होती है। और इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। दूसरा दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये हमारे स्वर के 2 भाग थे। अब अगला है हमारा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता से होता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि अब उन वर्णों की बात हो रही है जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता लेनी पड़ रही है। उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं।
इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या है हमारे? ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। ऐसे ही अगला है अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। अब है ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। तो हमने देखा कि किस प्रकार से व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। अब विशेष, आजकल अंग्रेजी भाषा के हिंदी भाषा प्रभाव के कारण कुछ अंग्रेजी शब्दों में एक नई ध्वनि यानी कि अ का प्रयोग किया जाता है। इसे वर्ण के साथ इस प्रकार के चिन्ह रूप में लगाते हैं। इसे आगत ध्वनि कहते हैं। इसी प्रकार ज और फ वर्ण के नीचे नुक्ता यानी कि इस प्रकार का चिन्ह का प्रचलन है। इसका प्रयोग भी अधिकतर फारसी भाषा के शब्दों में होता है, जैसे ओ, ज, फ। जैसे यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं ओ से ऑफिस, ज से तेज और फ से फोन। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब हमें कोई अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिखना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ओ, जिसका चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है वर्ण के साथ। अब अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। वर्णमाला के अंत में छ, त्र, ज्ञ और श्र लिखे होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, अर्थात ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। यानी कि इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं, 2 वर्णों के संयुक्त मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क जमा श, छ और इससे बनने वाले शब्द क्षमा, क्षत्रिय। ऐसे ही अगला है त जमा र, त्र और इससे बनने वाले शब्द हैं त्रि, त्रिदेव, त्रिशूल। ऐसे ही ग जमा य, ज्ञ और ज्ञ से बनने वाले शब्द हैं ज्ञान, यज्ञ। अगला है श जमा र, श्र और श्र से बनने वाले शब्द हैं श्रम, श्रमिक। तो ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। अब अगला है अयोगवाह। हिंदी भाषा में स्वरों के साथ अंग व अह वर्णों को भी लिखा जाता है। इन्हें ना तो स्वर कहते हैं और ना ही व्यंजन, क्योंकि ये दोनों के मेल से बनते हैं, अतः अयोगवाह कहे जाते हैं। यानी कि जो अयोगवाह यानी कि जो अंग और अह स्वर के आखिर में जो लिखा जाता है उसे ना हम स्वर कहेंगे और ना ही वो व्यंजन है। अब अगला है अंग। इसको अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह इस प्रकार से है। उदाहरण कंगन, कंघा, रंग, पतंग। तो यानी कि जो अंग अनुस्वार है उसका प्रयोग व्यंजन के साथ इस प्रकार से किया जाता है और इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। अब अगला है अह। इसे विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह ध्वनि के रूप में होता है। इसका चिन्ह इस प्रकार से है। उदाहरण प्रातः, छ, अतः, पुनः, नमा। तो जब हम विसर्ग लगाते हैं किसी शब्द में तो उसका जो उच्चारण है वो किसकी तरह होता है? ह की तरह होता है। अब विशेष अंग। इसे अनुनासिक कहते हैं तथा इसे अयोगवाह की श्रेणी में रखा जाता है। इसका चिन्ह इस प्रकार से है जैसे आंख, ना, दांत आदि अन्य शब्द। अब अगला है हमारा मात्राएं। भाषा को शुद्ध लिखने के लिए हमें मात्राओं का सही ज्ञान और प्रयोग करना आना चाहिए। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। इन मात्राओं के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। यानी कि अगर हमें भाषाओं को शुद्ध रूप से लिखना है तो हमें मात्राओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक स्वर का अपनी एक मात्रा होती है और इन मात्राओं के विशेष चिन्ह होते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। यानी कि जब व्यंजन के साथ स्वर को लगाया जाता है
उनका जिस चिन्ह के द्वारा प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम मात्रा कहते हैं। हिंदी के स्वर दो रूप में लिखे जाते हैं। पहला है मूल रूप में, यथा, आज, इस, ईख, आम, ऊन आदि। उनके मूल रूप में लिखना है तो इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे आज ये स्वर हो गया, ई, आ, ये क्या है, इसके मूल रूप है, इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया, इनके चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया। अब व्यंजनों के साथ अगर हमें मात्रा का प्रयोग करना है तो वह चिन्ह के रूप में किया जाता है। कैसे? अब यहाँ पे हमें स्वर दिए गए हैं, उनके मात्रा के चिन्ह, और उनका जब व्यंजन के साथ प्रयोग होता है तो वो किस प्रकार से शब्द बनते हैं यहाँ दिया गया है। जैसे अ, अब अ की मात्रा नहीं होती लेकिन वो हर स्वर के, हर व्यंजन के साथ उपस्थित होता है, लगाया जाता है। जैसे प जमा अ क्या बनेगा, प, और इससे बनने वाला शब्द है पत्र। ऐसे ही अगला है आ की मात्रा का चिन्ह इस प्रकार से होता है, और प जमा आ क्या बनेगा, पा, और पा से बनने वाला शब्द है पापा। ऐसे ही ई की मात्रा का चिन्ह प जमा ई, पी, और पी से बनने वाला शब्द है पिता। ई, अब ई की मात्रा का चिन्ह प जमा ई, पी, पीतल। उ, प जमा उ, पु से बनने वाला शब्द पुस्तक। ऐसे ही अगला है ऊ की मात्रा प जमा उ, पू, पूजा। ऐसे अगला है री, प जमा री, प्री से बनने वाला शब्द पृथ्वी। ऐसे ही अगला है प जमा ए, पे से बनने वाला शब्द है पेड़। ऐसे ही अगला है प जमा ए, पै, और पै से बनने वाला शब्द है पैदल। ऐसे ही अगला है प जमा ओ, पो, और पो से बनने वाला शब्द है पोशाक। ऐसे ही अगला है प जमा ओ, पौ, और पौ से बनने वाला शब्द है पौधा। तो हमने देखा यहाँ पे कि किस प्रकार से जब स्वरों के चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ होता है तो किस प्रकार से उन्हें चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है। तो इन्हीं चिन्ह को, ये जो स्वर के जो चिन्ह हैं जिन्हें व्यंजन के साथ हम प्रयोग करते हैं और शब्द लिखते हैं, इन्हीं चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। अब यहाँ पे है वर्ण विच्छेद। स्वर व्यंजन को अलग करोगे, वर्ण विच्छेद को तब समझोगे। यानी कि जब हम स्वर और व्यंजन को अलग कर देते हैं तो हम वर्ण विच्छेद करते हैं। जब हम किसी शब्द में आई ध्वनि यानी कि वर्णों को अलग अलग करते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन को स्वर के बिना नीचे हलंत यानी कि इस प्रकार का निशान लगाकर लिखा जाता है। जैसे शब्द है, ये यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और उनका वर्ण विच्छेद किया गया है। तो भारत, अब भारत को भ लिखेंगे तो उसके नीचे इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाएगा, भ, आ, र, अ, त, अ, भारत। तो ये क्या हमने किया, ये हमने किया भारत का वर्ण विच्छेद, इसके वर्णों को हमने अलग करके लिखा है। ऐसे ही गुलाब का ग जमा उ जमा ल, आ, ब, अ, गुलाब। आंगन का आंग ग, अ, न, अ, आंगन। पुस्तक का प, उ, स, त, अ, क, अ, पुस्तक। ऐसे ही लड़का का ल, अ, ड़, अ, क, आ, लड़का। तो हमने यहाँ पे शब्दों का वर्ण विच्छेद किया है क्योंकि ये क्या है, ये सारे वर्ण हैं। तो वर्णों को ऐसे अलग अलग करके लिखना, उनका विच्छेद यानी कि उनको टुकड़ों में लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो हमने सीखा ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? ह्रस्व और दीर्घ। व्यंजनों को तीन भागों में बांटा गया है, पहला स्पर्श, दूसरा अंतस्थ तथा ऊष्म।
अब अंग व अह अयोग वह तथा अंग अनुनासिक कहलाते हैं। स्वर के बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।